टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखने जा रहे हैं और आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। इससे पहले हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना और उससे रिलेटेड तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का हम लोगों ने डिस्कस भी कर दिया गया हम लोगों के द्वारा, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सैयद वंश, है ना। सैयद वंश से रिलेटेड सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सैयद वंश से रिलेटेड अब तक एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने भी पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास भी खत्म कर चुका दिया गया है, इसी चैनल पे है। और साइंस का जो सीरीज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसका भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक से कराई जा रही है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। देख सकते हैं सैयद वंश कब तक चलता है जो 1414 से 1451 के बीच, बहुत छोटा छोटा टर्म के लिए रहता है ना। सैयद वंश का संस्थापक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन था, तो खिज खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था और सैयद का सबसे प्रतापी मतलब सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी खिज खां ही हुआ। 1414 ईस्वी में खिर्ज खां ने क्या दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर एक नए राजवंश की नींव डालता है। क्वेश्चन पूछेगा कि खिर्ज खां किसे पराजित कर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त करता है, तो दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर एक नए राजवंश कौन, तो सैयद वंश की स्थापना करता है ना, सैयद वंश की नींव रखता है। सैयद वंश के काल में इस काल में न तो खिलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार हुआ और ना ही तुगलक की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं ना। छोटा इसमें कुछ कुछ न ना तो साम्राज्य विस्तार कर पाया इसके इसके सुल्तान, और न ही कोई व्यापक सुधार इसके लिए कर पाया ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं फिर खिज खां के बारे में देखते हैं ना। हम लोग देख रहे हैं सैयद वंश में खिल्ज खां। सैयद वंश के संस्थापक भी कौन थे, तो खिज खां ही थे, है ना। खिज खां ही था और 1414 से 1421 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, आप लोग ध्यान देंगे। रैयती आला की उपाधि धारण कर बोलेगा खिज का किसकी उपाधि धारण करके सुल्तान की उपाधि मतलब रैयती आला की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा, तो लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था ना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और खिज खां ने सिक्कों पर तुगलक सुल्तान का नाम था उसको रहने दिया, और जो नए सिक्के उन्होंने बनवाए तो तैमूर तथा उसका पुत्र कौन, तो शाहरुख मिर्जा के नाम पर अंकित करवाया है ना। और इसके नाम के खुतमा भी पढ़वाया जाता था इसके दरबार में, है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज खां खिज खां नसरुद्दीन मोहम्मद के समय हम लोग जान रहे थे ना, नसरुद्दीन मोहम्मद के जय में समय क्या समरकंद के शासक कौन, तो तैमूर लंका आक्रमण होता है दिल्ली पे, है ना। तो उसी के टाइम जब आक्रमण होता है तो खिज खां जो है सैयद वंश के संस्थापक ने उसका सहायता किया था, है ना। और सहायता करने के बाद जब वो लूटपाट करता है तो उसका लाहौर दीपालपुर और की सूबेदारी देता है, किसको, तो खिज खां को। उसके बाद फिरोज तुगलक ने खिज खां को मुल्तान की जागीर दे दी थी। फिरोज तुगलक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, है ना। उसके समय भी खिज खां को मुल्तान का जागीर दिया गया था ना। और 7 वर्ष के शासनकाल में मात्र अपने शासन के 7वें वर्ष ही कब, तो 1421 ईस्वी में खिज खां की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। कम से कम थ्योरी क्लास का वीडियो ना कम से कम 2 बार जरूर देखने का प्रयास करें, है ना। इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यू जो हम लोग इसके बाद देखते हैं उसका भी ध्यान से देखें, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट उसके मृत्यु के बाद फिर कौन शासक बनता है, तो मुबारक शाह कब, तो 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी के बीच। खीज खां के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण कर शासक बनता है। देखिए खीज खां तो सुल्तान का उपाधि नहीं धारण करता है, खीज खां कौन रैयत आला की उपाधि धारण करके सुल्तान बनता है ना, गद्दी पे बैठता है। लेकिन मुबारक शाह जो है सुल्तान क्या किसकी, तो मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण करके शासक बनता है ना। पॉइंट ध्यान में रखेंगे। फिर मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए और तैमूर और तुगलक वंश के शासकों को नाम हटाकर
तैमूर और तुगलक वंश के शासक के जो सिक्के में नाम हुआ करते थे, जिसको रहने दिया गया था किसके द्वारा, तो खीज खां के द्वारा। लेकिन जब मुबारक शाह शासक बनता है तो तैमूर और तुगलक वंश के शासकों के सिक्के सिक्के में उसका नाम हटवा दिया जाता है और अपने नाम के सिक्के चलवा देता है। कौन, तो मुबारक शाह। मुबारक शाह यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की। मतलब यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया कि उसका नाम क्या था, तो मुबारकाबाद की स्थापना किया। तारीख एक मुबारक शाही के लेखक तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को क्या संरक्षण प्रदान करता है। कौन, तो मुबारक शाह। मुबारक शाह उसका फरवरी 1934 में मुबारक शाह की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। हम लोग देखिए मुबारक शाह की 1434 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब तक, तो 1434 से 1445 ईस्वी तक, है ना, ध्यान रखेंगे। मुबारक शाह का जो है, जो कोई पुत्र नहीं था। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। अमीरों के नेतृत्व, मतलब नेतृत्व में कौन, सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में, सरवर उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने इसके मोहम्मद शाह को गद्दी पे बैठा दिया। कौन, मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया, जो कि उसका भाई, किसका भाई, तो मोहम्मद शाह का भाई फरीद खां का पुत्र था। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद शाह की हत्या के प्रमुख, मोहम्मद शाह की जो हत्या हो जाता है 1434 ईस्वी में, तो यही हत्या करता है कौन, सरदार उल मुल्क, है ना, यही सरदार उल मुल्क क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। हत्या का मुख्य षड्यंत्र यही रचता है। इसको दंड देने से बचा लेता है कौन, तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से बचा लेता है और इसे सरदार सरवर उल मुल्क को क्या, वजीर का भी पद वो देता है। फिर बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद सुल्तान ने, मतलब सुल्तान कौन, यही तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क, जिसको वजीर का पद दिया हुआ था, महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है महत्वाकांक्षा। सुल्तान जब इसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ते हुए देखता है ना, तो सुल्तान क्या करता है, अमीरों की सहायता से इसकी हत्या करवा दिया जाता है। किसकी, तो सरवर उल मुल्क की, है ना। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक कौन हुआ करते थे, तो महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया दिल्ली सल्तनत पे। उसी टाइम क्या होता है ना, सरहिंद सरहिंद क्या क्या जब अफगान शासक, जब क्या मालवा के शासक महमूद खिलजी आक्रमण किया था दिल्ली में, तो सरहिंद पंजाब के शासक के राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का सहायता मिला किसको, सुल्तान को, जिससे क्या हुआ, मोहम्मद खिलजी का आक्रमण दिल्ली से बचा रहा है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, मोहम्मद शाह सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को सम्मानित किया, है ना, सम्मानित किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। किसे, तो बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि धारण किया। क्वेश्चन पूछेगा कि बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। उसके बाद क्या होता है ना, 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद हम लोग देख देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 के बीच शासन करता है। अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने आलम शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठता है ना। आलम शाह अयोग्य शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह जो ये काफी अयोग्य शासक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत सिमट चुका था। और 1447 ईस्वी में आलम शाह जो है बदायूं गया। ठीक है, बदायूं गया और वह नगर इसको इतना अच्छा लगा कि वहीं रहने लगा। मतलब सल्तनत छोड़ के बदायूं में ही रहने लगा, उसको इतना अच्छा लगा बदायूं, है ना। उसके बाद क्या था, अलाउद्दीन अ, उसके बाद क्या, आलम शाह के चले जाने से क्या होता है ना, छत लोगों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। मतलब दिल्ली संभालने के लिए किसको, तो बहलोल लोदी को आमंत्रित किया जाता है। तो बहलोल लोदी के दिल्ली आगमन के बाद उसका सिंहासन रहित रोहन होने पर उसको कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि बहलोल लोदी जब दिल्ली में आया और जब सिंहासन पर बैठ रहा था ना, तो आलम शाह जो बदायूं में रहने लगा था, उसको कोई आपत्ति नहीं था इससे।
एकदम शांत वहाँ बैठा हुआ था वो। अप्रैल, तो उसके बाद देखिए, अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने गद्दी पर बैठा। इस तरह दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान शासक। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी है ना, लोदी वंश है ना, अफगानी थे ये लोग है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रथम अफगानी वंश की नींव रखी। और आलम शाह है ना, आलम शाह जो बदायूं में रहने लगा था, अंत तक अपनी मृत्यु तक, मतलब 1476 ईस्वी अपनी मृत्यु तक बदायूं में ही रहा है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुल 4 प्रमुख 4 शासक हुए है ना। तो अब हम लोग सैयद वंश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग सारे उसको भी डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो हम लोग का ये होगा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सैयद वंश से रिलेटेड एमसीक्यू।